हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं लेट नाइट शो ऑन करंट अफेयर्स में। तो इसमें हम लोग डील करते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और अलग अलग मैगजीन से करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज है 3 जुलाई। तो आज हम लोग जानने वाले हैं आज करंट अफेयर्स के बारे में, वो भी काफ़ी डिटेल में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो जा करके। और नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है जहां मैं पीडीएफ और नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन डालता हूं, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो के ऊपर जंप करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये स्कीम ने अपना 1 साल पूरा किया है 29 जून को। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ लॉन्च किया गया था। और करेंटली अभी 35 आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके 35 ऐसी जगह है जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया गया है। प्लेन्स बेस्ड क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये आती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, MOFPI के अंदर आती है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट या PMFME स्कीम, ये आती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, MOFPI के अंदर। ओके, तो कुछ फीचर्स PMFME के। तो पहला है आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना खुद का फूड प्रोडक्ट्स और खुद का एनालिसिस होगा और कितना अवेलेबल है फूड और किस मात्रा में रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके अनुसार इसको किया जाएगा। तो ये जो आपको है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, ये है आपको प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम का एक पार्ट, दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच। उसके अलावा इसके अलावा जित अलग अलग आपको फोकस एरियाज़ हैं, जैसे कि जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम वेल्थ की ओर कैसे ले जा सकें, किस तरह से हम लोग उस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकें। माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम लोग को आते हैं वो किस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकें। और उसके अलावा इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट किसका मिलता है आपको। तो एक्चुअली में ये एक एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको अपग्रेड किया गया है और इसका कैपिटल सब्सिडी है 35% इच एलिजिबल प्रोडक्ट का। और इसका कॉस्ट है मैक्सिमम ₹10 लाख पर यूनिट का। साथ ही साथ इसका इनिशियल फंडिंग 40,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को दिया जाता है और इसको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर देयर वर्किंग कैपिटल एंड परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स। ड्यूरेशन क्या है इसका? ड्यूरेशन इसका 2020 से 21 और 2024 से 2025 का। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका आउटले है 10,000 करोड़। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें 60% और 40% के रेशियो में बांटा गया है। 60% सेंटर देगा और स्टेट गवर्नमेंट देगा 40%। ओके, और साथ ही साथ अलग अलग जैसे कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स जो हो गए, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके 7 सिस्टर्स हैं, उन सब स्टेट्स को 90-10 के रेशियो में बांटा गया है। मीन्स उनको 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ 60-40 आपको यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर हैं, जैसे कि दिल्ली में लेजिस्लेचर है, उसमें 60-40% रेशियो है। और 100% है बाकी सभी यूटीज़ के लिए जहाँ पे आपको लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, उनका 100% जो होगा शेयर वो पूरी तरीके से स्पॉन्सर किया जाएगा सेंटर की तरफ से। ओके, अब मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी है। तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट 2021 आया है जो कि रिलीज़ करते हैं US स्टेट डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है। और आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये सब जो क्राइम है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे और भी किसी तरह का आपको क्राइम हो, ये काफ़ी बड़ा है। क्योंकि हमारे पास जीने के लिए साधन नहीं था तो कुछ न कुछ इंसानों को करना था, जो कि ये लोग अपने आप को इंडल्ज कर दिए इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काफ़ी केसेस बढ़ा है। तो ये एक रिपोर्ट आता है जो कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट है, जो कि US डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है। उनके द्वारा ये रिपोर्ट है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के समय में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला और ज़्यादा बढ़ा है।
तो व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको बोलते हैं जिसमें आपको पर्सन्स को ट्रैफिक किया जाता है, पर्सन्स को बंदी बना करके, जिसको स्लेव का बना करके आपको अलग अलग कंट्रीज़ में फॉर द पर्पस ऑफ लेबर, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एनी अदर एक्टिविटीज़ जिससे उस आदमी को फ़ायदा हो। इस तरह का जो भी चीज़ होता है इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, नाउ की पॉइंट्स, फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट? इसमें ये फाइंड किया गया है इंडिया के बारे में कि इंडिया ने मीट नहीं किया है अपना स्टैंडर्ड्स को, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर होता है एलिमिनेट करने के लिए, उसको इन्होंने फुलफ़िल नहीं किया है। जबकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सिग्निफिकेंट एफर्ट्स लगाए हैं, इसके बारे में बोला गया है, लेकिन फिर भी वो एफर्ट्स इनएडिक्वेट हैं, वो एफर्ट्स काफ़ी नहीं हैं, स्पेशली किसके लिए? बॉन्डेड लेबर के लिए, दैट इज़ बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर के लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं किया है, ये फाइंडिंग, ये रिपोर्ट का कहना है। उसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो कि इंगेज हैं वाइड स्प्रेड फोर्स लेबर की ओर, जैसे कि आपको पता है वहाँ पे कितने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वहाँ का उइगुर मुस्लिम का। उइगुर मुस्लिम का लगभग 1 मिलियन ज़्यादा उइगुर मुस्लिम्स, उसके अलावा वहाँ के कज़ाकिस्तान के लोग, किर्गिस्तान के एथनिक पीपल और अदर मुस्लिम्स, इनको फेस करना पड़ रहा है डिटेंशन कैंप्स में, इनको फेस करना पड़ रहा है लेबरी, जो कि आपको एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह ही काम करवाया जा रहा है इनसे। और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डिटेंशन कैंप्स में, जैसे कि हॉलोकास्ट के समय में आपको जर्मनी में हुआ था, एडोल्फ हिटलर ने किया था, उस तरह से चाइनीज़ में भी ये काम चल रहा है। तो ये फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट के। नाउ अब रीज़न्स क्या हैं इस इंक्रीज ट्रैफिकिंग के? तो मैंने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कोविड-19 के समय में क्राइसिस होना, आदमी के पास पैसे की कमी होना। तो ये इस तरह के एक्टिविटी में इंडल्ज होते जा रहे थे। तो ये कुछ काफ़ी बड़ा रीज़न है आपको इस कैटेगरी में आपको इंडल्ज होने का। तो ये काम करने का मेजर रीज़न तो कोविड-19 हो ही नहीं सकता है। ये मेजर रीज़न होता है इसका हर एक इंसान का मेंटालिटी। अगर उस इंसान का मेंटालिटी उस तरह का होगा तो वो ये काम ज़रूर करेगा, पैसे कमाने के लिए या और भी अपने प्लेजर्स के लिए। तो मेन रीज़न ये एक छोटा सा रीज़न है कोविड-19 जो कि इसको बढ़ावा दिया है। अब नाउ इस रिपोर्ट के अनुसार कैटेगराइजेशन किया गया कंट्रीज़ का, 3 कैटेगरी दिए गए हैं, 3 टायर सिस्टम बनाया गया है इसमें। तो ये कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है? ये कैटेगराइजेशन ये इसलिए नहीं किया गया है कि कितनी मात्रा में हो रहा है ट्रैफिकिंग, इसमें ये किया गया है कि कितना एफर्ट्स लिया गया है, क्या एफर्ट्स लिया गया है, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं कंट्रीज़ के द्वारा। इसके तहत कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग वे में। तो 3 टीयर सिस्टम बनाया गया है। तो पहला टीयर कंट्रीज़ वो हैं जो कि फुल्ली कंप्लाई करते हैं, एक रूल होता है, एक एक्ट होता है, दैट इज़ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट, TVPA। ये एक US लॉ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। तो जो कंट्री फुल्ली इसको कंप्लाई करते हैं, इसको फुलफ़िल करते हैं, उस कंट्रीज़ को टायर 1 कैटेगरीज़ में रखा गया है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, साउथ कोरिया, ये कुछ कंट्रीज़ है टायर 1 में। टायर 2 में वो कंट्रीज़ आते हैं जो कि पूरी तरीक़ा से कंप्लाई नहीं करते हैं, पूरी तरीक़ा से फुलफ़िल नहीं करते हैं आपको TVPA के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को, पर फिर भी कुछ एफ़र्ट्स लिया गया है उनके द्वारा इस चीज़ को सुधारने के लिए। तो टीयर 2 के कंट्रीज़ में इंडिया का प्लेस आता है, आपको इंडिया का एक प्लेस आता है टीयर 2 के कैटेगरी में। नाउ एक और टीयर होता है जिसको हम बोलते हैं टीयर 3 कैटेगरीज़। इस कैटेगरीज़ के गवर्नमेंट में जो कि किसी भी तरह का मिनिमम स्टैंडर्ड्स का अप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट एफर्ट्स नहीं लिया करते हैं, इस तरह कंट्रीज़ को हम लोग बोलते हैं टायर 3 कंट्रीज़। इसमें हमारे नेबरिंग कंट्री जैसे चाइना, अफ़गानिस्तान, बर्मा, उसके अलावा क्यूबा, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, साउथ सूडान, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इनके अंदर आते हैं। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जैसे कि यमन में सिविल कन्फ्लिक्ट होने के कारण और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने के कारण यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण इसे स्पेशल केस कैटेगरी में रखा गया है। ओके, नाउ अब कुछ लॉज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लॉज जो आपको बनाए गए हैं इंडिया में इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ। तो सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता क्या है? तो आर्टिकल 23 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ये आपको पूरी तरह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का लाइन है। इसके अनुसार ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार सिस्टम को आपको फुल्ली प्रोहिबिट करना है, और अगर इसे करते हुए पाया गया तो आपको सज़ा मिलेगा लॉ के तहत। आपको ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। उसके अलावा 24 में आपको बताया जाता है कि वो फॉरबिड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। कोई भी चिल्ड्रेन जो कि 14 साल से या 14 साल की उम्र से कम है, उन्हें डेंजरस जॉब जैसे या फिर हैज़ार्डस जॉब्स जैसे कि फैक्ट्री माइनिंग या माइनिंग में नहीं डाला जा सकता है। ये आर्टिकल 24 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 बोलता है। नाउ आईपीसी इंडियन पिनल कोड ने भी कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि 370 एंड 378। इसमें पूरी तरीक़ा से ये बताया गया है कि हम लोग क्या मेजर्स लेंगे काउंटर करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और चाहे वो किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी हो, या फिर रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स दैट इज़ ऑर्गन ट्रैफिकिंग। इसका कोई भी तरह का इंस्टेंस ऐसा हो, ये आपको आता है आर्टिकल 370 एंड 370A ऑफ आईपीसी। उसके अलावा सेक्शन 372 एंड 373 ये डील करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गर्ल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो भी तरह का लॉ होता है वो आपको आता है 372 एंड 373 सेक्शन में। तो ये कुछ लॉज हैं जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको लिखने को आएगा इस लॉ पे तो आप ये कुछ लॉज लिख सकते हैं आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग के रिलेटेड कि ये लॉज हमारे इंडिया में चलते हैं। ओके, नाउ अनदर न्यूज़ इज़ 6 years ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। 6 साल हो गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हमारा। ये लॉन्च किया गया 2015 में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वर्चुअल इवेंट रखा है और इसमें एड्रेस किया है हमारा कंप्लीटेशन ऑफ 6 years ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। 2015 में लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम, और इसके द्वारा इनेबल किया गया अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप प्रोग्राम, अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एक्सेट्रा। इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी चीज़ किया गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब इसका मेजर विजन एरियाज था क्या? तो इसका मेजर विजन एरियाज था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हर एक सिटीजन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, गुड गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस आए, और सर्विसेज जो भी सर्विसेज हैं वो ऑन डिमांड सभी इंसान को मिल सके। साथ ही साथ डिजिटल एम्पावरमेंट हो सिटीजन्स का, सभी सिटीजन डिजिटली एम्पावर्ड हो। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था इस चीज़ का, और जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल भी हुआ, टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज फ्यूचर के नॉलेज के लिए इंडिया को प्रिपेयर करना। IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, दैट इज़ इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये एक इनोवेटिव, ये आप एक लाइन लिख सकते हो आप अपने मेंस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया का, दैट इज़ इंडियन टैलेंट प्लस इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये करने के लिए ये एक ऑब्जेक्टिव है आपको डिजिटल प्रोग्राम का। उसके अलावा साथ ही साथ मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू इनेबलिंग चेंज, टेक्नोलॉजी को हम लोग सेंटर को इनेबल कर सकते हैं। हम लोग चेंज के लिए, कुछ भी करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एसेस कर सकते हैं रोडवेज़ को, हम लोग एस कर सकते हैं मोबाइल कनेक्टिविटीज़ को, हम लोग ई गवर्नेंस ला सकते हैं, हम लोग हार्वेस्ट प्रोग्राम रख सकते हैं, IT जॉब्स के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब्स के लिए हो सकता है। तो अलग अलग आपको क्राइटेरिया हैं इसके, और ये ऑब्जेक्टिव्स रहा है आपको डिजिटल प्रोग्राम का। साथ ही साथ इसका काफ़ी कुछ बड़े अचीवमेंट्स भी हैं, जैसे कि UPI, इंट्रोडक्शन ऑफ UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट। अभी आप जहाँ भी जाओ आपको फ़ोनपे, गूगल पे या फिर अमेज़ॉन पे वगैरह आपको दिखते हैं, दैट इज़ UPI। तो ये UPI का इंट्रोडक्शन, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको रहा है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। साथ साथ eKYC, डिजी लॉक, साइन, ये आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद किया है। साथ ही साथ जैम ट्रिनिटी, जैसे कि जन धन, आधार और मोबाइल को एक साथ लिंक कर देना, जिससे हम लोग जो भी लीकेज हमारे सिस्टम को, उसको हम लोग अच्छा कर सकें। उसके अलावा इंडिया का राइज़ होना UN ई गवर्नेंस इंडेक्स में, हम लोग ई गवर्नेंस इंडेक्स में, UN के ई गवर्नेंस इंडेक्स में हम लोग राइज़ किए हैं। तो ये कुछ काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है
स्वयं एक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है जो दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इससे काफ़ी लोगों का लाइफ चेंज हुआ है। तो ये कुछ काफ़ी बड़े अचीवमेंट है आपको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। कुछ चैलेंजेस जो फेस करने पड़े थे आपको, इसमें चैलेंजेस फेस करने पड़े थे कि एक रेगुलेटरी रोड ब्लॉक नहीं था टैक्सेशन के द्वारा, और अलग अलग गाइडलाइंस जो फॉलो करने थे, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बड़ा चैलेंज था। अगला चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था आपको डिजिटल डिवाइड। एक एक सेक्शन हमारा कंट्री का रहता है पॉश इलाका में, दैट इज़ टाउन्स एंड सिटीज़, और एक सेक्शन रहता है हमारा गांव में, और हर एक आदमी के पास सफिशेंट ना पैसे हैं और ना ही इंटरनेट सुविधाएं हैं हर जगह पे। तो ये एक डिजिटल डिवाइड जो था, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। साथ ही साथ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का लैक होना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ा। लेकिन अब काफ़ी हद तक, जब 6 साल हो चुका है, इस स्पीच में इन्होंने यही बोला कि काफ़ी हद तक हम लोग जितने भी चैलेंजेस थे, हम लोग एक रोड ब्लॉक, एक मैप तैयार कर चुके हैं जिसके द्वारा हर एक जगह पे आपको इंटरनेट की सेवा पहुंची है। हर एक जगह इसको हम लोगों ने फुलफ़िल किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे बड़ा न्यूज़, दैट इज़ जायरस कैडिला ने इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज़ कर दिया है जाइकोड वैक्सीन को। जायरस कैडिला ने अप्लाई किया था CDSCO में, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब यही इसका ही पार्ट है आपको DCGI, ठीक है, दैट इज़ ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। वो ड्रग्स को अप्रूवल देता है या वैक्सीन को अप्रूवल देता है। तो इसे अप्रूवल मिल गया है, JYCOV-D को अप्रूवल मिल गया है। ये एक कोविड-19 वैक्सीन है और ये अप्रूव मिला है। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो है पहला DNA वैक्सीन है जो कि SARS-CoV-2 के लिए, कोरोना वायरस के लिए आया गया है, दैट इज़ JYCOV-D। ओके, नाउ कुछ इसके बारे में जानते हैं, इस वैक्सीन के बारे में। सबसे पहली बात, ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। इसे जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है और ये एक नॉन रेप्लिकेटिंग वर्जन है जो कि DNA मॉलिक्यूल का है, जिसका नाम है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड होता क्या है? तो प्लाज्मिड मेनली बैक्टीरिया या कुछ सेल्स में मिलते हैं आपको। ये एक छोटा सा सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स है इसमें, बैक्टीरिया में DNA के अंदर ये मॉलिक्यूल्स पाया जाता है आपको प्लाज्मिड। और ये जनरली कुछ नंबर्स ऑफ जीन को कैरी करता है और जो कि हेल्प करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने में। अब प्लाज्मिड को इस केस में कोड किया गया है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं SARS-CoV-2 में, कुछ जैसे कि एक कोरोना वायरस था उसमें कुछ स्पाइक्स प्रोटीन्स होते हैं, तो उस प्रोटीन्स के लिए इसे एक तरह से कोड किया गया है। और ऐसा कोड किया गया है कि ये जो है, जो भी स्पाइकी लेयर है कोरोना का, उसके ऊपर एक आउटर लेयर बना देगा जो कि हेल्प करेगा उस वायरस को, हमारे इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने में कि ये एक थ्रेट है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा हमारा इम्यून सिस्टम। एक और भी यूनिक चीज़ है कि इसे इंजेक्शन या वैक्सीन थ्रू नहीं दिया जाता है, इसे दिया जाता है, इसमें कोई नीडल यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें एक स्प्रिंग पावर डिवाइस होता है जो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी स्ट्रीम के अंदर, फ्लूइड के अंदर पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर, और उससे सीधे ही हम लोग को इंजेक्शन या फिर सीधे ही हम लोग को वैक्सीन की डोज लगाती है। JYCOV-D जो है वो डेवलप किया गया है आपको इन सपोर्ट विथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा आपको सपोर्ट से बनाया गया है JYCOV-D के बारे में। नाउ कन्वेंशनल और जीन बेस्ड वैक्सीन में कुछ डिफरेंस होती हैं। जैसे कि अभी आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले रहे हो, तो कोविशील्ड क्या है भाई? कोविशील्ड आपको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है, ये लाइव लिविंग वायरस से बनाया गया है। और इसमें क्या होता है जेनेटिक वायरस वैक्सीन में, जो ये जो होता है सिर्फ DNA कंपोनेंट जो प्लाज्मिड होता है या RNA जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर RNA, इसको लिया जाता है और इसको ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन के अंदर, सेल से लिया जाता है और प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। अब ये जीन बेस्ड जो वैक्सीन होते हैं, ये पार्ट बन जाते हैं आपको वायरस का और हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में मदद करती है इस तरह की वैक्सीन्स। एक कन्वेंशनल वैक्सीन से हल्का हटके हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है जीन बेस्ड वैक्सीन्स का? सबसे बड़ा एडवांटेज इनएक्सपेंसिव है, काफ़ी इजी है मैन्युफैक्चर करने के लिए, काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए, सेफ़ है, नॉन इन्फेक्शियस है, कोई भी तरह का सिम्टम्स उम्मीद है कि नहीं होगा इसमें, जनरेट करेगा आपको एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इम्यूनिटी को जनरेट करेगा। तो DCGI की तरफ से आपको एक तरह से आपको इसे अप्रूवल मिल गया है JYCOV-D को। ओके,
JYCOVD को आपको अप्रूवल मिल चुका है और ये बनाया गया है किसी द्वारा, ये याद रखने की बात है, ICMR के सपोर्ट से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो आई होप दैट आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पिन भी किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, तो जा करके आप उसे चेकआउट करो। उसके अलावा NCERT की सीरीज़ चल रही है, उसे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों का शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे मेरा चैनल आगे बढ़ सके और मैं इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। तो तब तक के लिए आपका अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।